श्री गणेशाय नमः। नमः शंसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवध्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सभी लोगों को नमस्कार। एक बार सभी लोगों का ई लैंग्वेज दुर्गेश में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग केवल और केवल पैडागॉजी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का यह रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा पैडागॉजी अधिक करवा दीजिए ताकि हम लोग, पैडागॉजी कमज़ोर है तो उसमें निकल जाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल पैडागॉजी वाले क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी लोग तैयार होइए, रेडी होइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर भी नए आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वो चैट कर पाएँ। अगर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिनट के बाद में आप चैट कर पाओगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज का आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। तो जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है संप्रेषण। देखो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया था, तो सभी लोग पहले कम से कम निर्देश पढ़ा करो, समझा करो कि क्या दिया है। कभी कभी तो निर्देश ही नहीं पढ़ने आता है। सर्वोपयुक्तम विकल्पम चित्वा, सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुन करके निम्नलिखित प्रश्नान उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ शब्दौ यथासंख्यम एतत् सूचयत। कर रहे हैं कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी जो रूढ़िगत शब्द होते हैं, यथासंख्यम, जैसे यथा से संबंधित कुछ ऐसा लिख करके आता है, यह सूचित करता है किसको? कोशस्योपयोगम अर्थम च, कोश के उपयोग और अर्थ से, या अर्थम रूपम च, अर्थ और रूप से, या फिर ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, या व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च। प्रश्न संख्या 16, इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? सभी लोग प्रश्न का उत्तर जरूर दें, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो भी लोग, देखो मैं जो अभी तक अनुभव किया हूँ, समझा हूँ, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ इससे इतर लगे, जैसे मैं आपको बता दूं, इतर का मतलब यहाँ पर यह है कि कहीं कहीं पर जो यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक हैं वे अलग छाप दिए हैं, ठीक। और कुछ लोगों में जैसे अरिहंत वाले कुछ गलत, अभी गलत क्यों हुआ? क्योंकि बहुत कई बार अभी इनके पब्लिकेशन के बुक्स अभी मार्केट में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी मोड़ी जो गलतियां भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहें। जो सही उत्तर होगा हमारे हिसाब से वो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे निकालें? देखो इसमें 2-3 बातें हैं, ठीक है। हाँ 2-3 बातें हैं, मैं उसको आप लोगों को समझा देता हूं अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि शास्त्र और व्याकरण ना, बिल्कुल। कहीं कहीं लिखा है अर्थम और रूप, रूप और अर्थ के प्रति। तो यहाँ पर करें संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में, संप्रेषणात्मक माने जब संप्रेषण कार्य चल रहा हो ऐसे भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पे अगर कहेंगे, जैसे मान के चलो कि जैसे यथासंख्यम, तो इससे एक बात का पता चलता है कि यथा वाला लग जाए तो इससे एक बात का पता चलता है क्या, कि यह एक अव्ययी भाव समास में चला जाता है और यह नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया गया है। तो कुछ रूप का भी ज्ञान मिलता है, तो उनका अपना तर्क है। और यहाँ पर क्या है, व्याकरणात्मक बात बताई जा रही है, जैसे समास वगैरह बताया जा रहा है। ध्वनि शास्त्र में समास और ये, तो चूंकि संप्रेषणात्मक है इसलिए ध्वनि शास्त्र वाली बात थोड़ी सी उचित लगती है। और अर्थ और रूप में चला जाए तो इसका भाई संख्या के अनुसार वही। तो अब यहाँ पर जो है अव्यय तो है ही,
तो बहुत सारे विद्वान जन सी को ही माने हैं। तो आप सभी लोग देखिए, जो कई लोग 2-3 लोग 4 लोग माने हैं, जो हम लोग पढ़े हैं समझे हैं उसी के अनुसार उत्तर यहाँ पर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड आप लोग रुकिएगा बस, उसके बाद मैं ऑडियो को फिर ऑन कर देता हूँ। कुछ सेकंड के लिए बस ऑफ रहेगा, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। नारायण। चलिए, तो अब आगे की ओर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम किम। बताओ, भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम है क्या? लक्ष्य भाषायाः निरर्गलोपयोगः, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, यथार्थतां निर्धारयितुं व्याकरणस्योपयोगः। प्रश्न संख्या 17 है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझ जाओगे। ध्यान देना, भाषा शिक्षण नियंत्रण, भाषा शिक्षण में नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, ये क्या हो सकता है? लक्ष्य भाषा या लक्ष्य भाषा को निरर्गलोपयोग, मतलब उसको हम कम से कम उपयोग करें। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो भी, ध्यान देना, भाषा शिक्षण में यही एक अच्छी बात है कि जो भी भाषा आप सीख रहे होते हो, उसी भाषा के शब्दों को अगर आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हो तो वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, एकदम अच्छा है। ठीक, तो आप कोशिश यही कीजिए कि लक्ष्य भाषा को जो है टारगेट कीजिए, उसमें प्रयोग कीजिए। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी में प्रयोग कीजिए ज्यादातर, संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में प्रयोग कीजिए। यह बात यहाँ पर मानी जाएगी। नेक्स्ट है परिवीक्षित भाषा शिक्षणम। जो भाषा शिक्षण है उसको कर सकते हैं, उसको हम परिवीक्षित करना। परिवीक्षित करना मतलब क्या है? मतलब दूसरे तरीके से देखना ना, भाषा शिक्षण में भाषा को विशेष ध्यान देना है, यह भी नहीं सही है। उपाध्याय नियंत्रित, उपाध्याय मतलब होता है ना गुरुजी। गुरुजी का मतलब क्या है यहाँ पर? जो जिससे हम विद्या ग्रहण करते हैं। नियंत्रित भाषा, उससे नियंत्रित भाषा शिक्षण। अब यहाँ पर जो नियंत्रित शब्द है वह हमारे नियंत्रण से बाध रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरुजी के द्वारा नियंत्रण किया जाए ऐसी बात नहीं। क्या है? यथार्थताम निर्धारयितुम, यथार्थता माने जो सत्य है, जो सही है, उसका निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करना, अर्थात कंट्रोल्ड रहे वो, ताकि जो चीज हम यथार्थ रूप में जिस पे हम बात कर रहे हैं वो उसका मतलब जब हम निकाल रहे हैं तो वो व्याकरण से बधा हुआ हो, मनमाना तरीके से कोई उत्तर न आए कि कुछ भी आप बोलते चले जा रहे हो, हाँ हाँ वही ठीक है, यही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या हो जाएगा? यथार्थता निर्धारयितुम, यथार्थता माने जो यथावत है उसके निर्धारण के लिए व्याकरण का उपयोग, ना, यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाना ही भाषा शिक्षण में नियंत्रण है। तो यहां पर किसको माना जाएगा? यहां पर आप डी को मानिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। छात्र देखो, समझना है हमारे पास साथ में, अगर आप लोग 500 क्वेश्चन को भी समझ गए, ये मान के चलो 100-150 क्वेश्चन के ऊपर जाते जाते आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा, आप बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर करने लगोगे। लेकिन हम संस्कृत करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि आपकी सोच डेवलप हो पाए संस्कृत के प्रति। ठीक है, आयुष्मान भाव बेटा दे दिए हैं, सभी लोग शेयर करो और क्लास में बने रहो। तो चले देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। छात्र ही कृताः सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यत्। कह रहे हैं कि छात्रों द्वारा भाषा दोष प्रायः जो है देखा जाता है कि सभी भाषा दोष, छात्रों द्वारा किए गए सभी भाषा दोष
अध्यापक से नहीं शोधनीय होते हैं, अर्थात अध्यापक के द्वारा उसको हर एक कहो कि भाषा दोष को, विसंगति को जो है, या विसंगति ना कहो, भाषा दोष ही कहो, गड़बड़ी ही कहो, उसको नहीं शोधित किया सकता है, अर्थात उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है यतः जब तद तद अत्यंत दुष्करम, करें कि यह बहुत दुष्कर होता है। प्रायो दोषाः भाषा अवबोधनम सूचयन्ति, प्रायः जो दोष होते हैं भाषा के अवबोधन की सूचना देते हैं। दोष शोधनम भाषा बोधनस्य भागो न, करें दोष का शोधन करना भाषा बोधन का भाग नहीं है। या छात्राः शिक्षकान् परिचितुम, छात्र लोग जो है शिक्षक से जो परिचितुम माने तुमुन प्रत्यय लगा, परीक्षण करने के लिए स्वोद्देश्यम दोषान कुर्वन्ति, माने जानबूझ के उद्देश्य पूर्वक दोष को करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में थोड़ा ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा कि हाँ यह सही है या फिर नहीं। करें कि छात्र ही कृता, छात्र के द्वारा किया गया सभी भाषा दोष अध्यापक से न ही शोधनीय, नहीं होने चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि नहीं हो पाता है। तो यह क्या है? तो छात्रों द्वारा भाषा दोष जो है प्रायः देखा जाए कि भाषा के स्पष्टीकरण में थोड़ी सही नहीं हो पाता है ना, तो इस पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रायः दोषाः भाषा बोधनम सूचयन्ति, मतलब अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको यह समझना चाहिए कि बच्चे में वास्तविक बात है कि गलती हो रही है या नासमझी है, या वहां पे बच्चा नहीं समझ पा रहा है इसलिए गलती कर रहा है, माने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए उसको कि नहीं बच्चा जानबूझ के ऐसा लफंगाई नहीं कर रहा है। जैसे छात्रा शिक्षकान परिचितुम शोधेश्यम दोषान कुर्वन्ति, करें कि अब यहाँ पर करें परीक्षण करने के लिए जानबूझ के अगर गलती करे तो ऐसा वाला बात वहां पे नहीं है। अब फिर कह रहे हैं कि दोष शोधन भाषा बोधन भाग्यन, मतलब उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, ये भी बात गलत है। करें बहुत दुष्कर है तो मास्टर किस बात के हो, ये भी गलत है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि टीचर को यह चाहिए कि बच्चा अभी भी गलती कर रहा है, फिर समझाए हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ गलती कर दिया, फिर समझाए तो अगली बार दूसरी गलती कर दिया। इसका मतलब है उसको उस वाले पर्टिकुलर उस वाले समस्या में दिक्कत आ रही है, तो उसको चाहिए कि उसको थोड़ा सा उसके साथ रहे, कोऑपरेट करे, उसको दूर करे, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा संबंधी जो मूलभूत अधिकार है संविधानस्य परिष्करण, संविधानस्यानेन परिष्करण कार्यान्वयति कृतः, करें बताइए कि जो शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार है वह, यह जो संविधान संशोधन है वह किसमें हुआ था? संविधान संशोधन त्रयशीतितमेन, षडशीतितमेन, फिर यहाँ होना चाहिए नवतितमेन, ठीक ऐसा, और यहाँ पे 93 लिखा हुआ है, 93, फिर षडवतितमेन। अब बताओ यहाँ पर किसमें हो जाएगा? 83 में कि 86 में कि 93 में कि 96 में, किसमें है? प्रश्न संख्या 19, ये आपके अनुसार किसमें होना चाहिए? ठीक, किसमें होना चाहिए बताओ? ये तो आगे आपका सोचो, संस्कृत में क्वेश्चन आ रहा है संस्कृत सब्जेक्ट में, और दे रहे हैं संविधान से क्वेश्चन उठा के, मतलब केवल संस्कृत में ट्रांसलेशन है तो इसका मतलब संस्कृत का क्वेश्चन है। गजब क्वेश्चन है। संस्कृत में बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, उसको आप क्रिएट कर सकते थे। यही सीटेट है बेटा, यही सीटेट है, बस इसी को समझ पाओगे, इसी को समझ लिए तो संस्कृत में काम हो जाएगा, कि रहेगा संस्कृत में, बस केवल आपको ज्ञान और बहुत सारा ज्ञान आपका होना चाहिए। तो 86वें संविधान संशोधन में बात कर रहे हैं, 86वें संविधान संशोधन में ऐसा काम हुआ था। ठीक, शिक्षा संबंधी मूलभूत अधिकार को वहां पे संशोधित किया गया। प्रश्न संख्या 20, इसमें बताओ उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परिचितुम उत्तमोपाय, करें उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल के परीक्षण के लिए उत्तम उपाय है क्या? क्या उत्तम उपाय है? पढ़ते रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस उसी की संस्कृत थोड़ी पकड़नी है और कुछ है नहीं, संस्कृत थोड़ा पकड़ोगे तो काम बन जाएगा। चलो इसमें बताओ, निगदित पाठ्य पुस्तकोपयोग, या कठिनतम पाठ अनुच्छेदानाम उपयोग, या उचित काठिन्य स्तराणाम अदृष्टपूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग, या अभिजात काव्यानामेव संग्रहस्योपयोग। प्रश्न संख्या 20, उत्तर क्या करना चाहोगे? कि उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल के परीक्षण के लिए क्या करना चाहिए? उचित कठिनाई के स्तर का, माने बहुत ज्यादा न सरल न बहुत ज्यादा कठिन, अदृष्ट प्रमाण जो पहले न देखा गया हो, ऐसे अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, ऐसे अनुच्छेदों को पढ़वाएंगे। अब कहें कठिनतम माने बहुत कठिन ले लें, अरे तब क्या पढ़ पाएगा? बहुत कठिन हो जाए, पता चला 1 को न पास हो, मान लीजिए 100 बच्चे हैं 1 को न पास हो,
तब भी यह मूल्यांकन सही नहीं है। 100 के ऐसा टेस्ट हम ले लिए कि 100 का 100 पास हो जाए। सभी लोग अपने मामा का नाम बताओ, सभी लोग बता दिए 100 के 100 करेक्ट। सभी को फेल करना है, सभी लोग हमारे मामा जी का नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा, गलत। तो पता चला कि अब ये कोई मूल्यांकन का तरीका हुआ कि मैंने तो क्वेश्चन पूछा लेकिन आप तो बता नहीं पाए, तो ये कोई मूल्यांकन का तरीका नहीं। उसमें ऐसा होना चाहिए कि लगभग 20% क्वेश्चन तो सभी लोग टच कर पाए, सभी लोग मतलब कर पाए जो सो लेवल में पढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि जो कभी पढ़ा ही नहीं वो भी 20% कर ले, अब तो भाई अलग है बात हो गई। फिर उसमें करीब 10% क्वेश्चन नहीं 20% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा कभी कभी पढ़ता हो वो हो जाए ताकि 3rd डिवीजन तक आ जाए। फिर उसमें यह हो जाए कि जो कभी रोज विद्यालय जाते हों 60% तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ऐसे हो कि जो केवल अगर रोज विद्यालय जाता हो, केवल क्लास में बैठता हो, सुनता हो, तो वह 60% तक इजिली कर पाए। अब उसके बाद घर पे आकर के जो होमवर्क करता हो 10% क्वेश्चन ऐसा हो कि वह जो 10% होमवर्क करने वाला है वही कर पाए और कोई ना कर पाए। फिर उसके ऊपर 20% क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जो घर पे आकर के मेहनत करता हो, दोहराता हो, सुबह शाम डेली पढ़ाई करता हो, वह कर पाए। 2-4% क्वेश्चन ऐसा हो जो इससे आधारित हो, मिक्स टाइप का, जिसमें यह क्लियर हो जाए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है, राष्ट्र के प्रति आदर भाव है या नहीं है, उसको मिला करके क्वेश्चन दीजिए। तो कुछ ना कुछ सही तरकीब से बनाइए। अब ये थोड़ी ना है कि हमारे मामा का नाम और अपने मामा का नाम पूछ लें और काम बन जाए। ठीक इस तरीके का क्वेश्चन कतई हमको नहीं अच्छा लगता है। दे दो सब फेल, दे दो सब पास, सब विद्वान सब। इसमें ऐसा ऐसा कभी कभी रिजल्ट आ जाता है 100% सब पास, इस वजह से सभी विद्वान वही हैं। छात्राणां स्वायत्ततां प्रोन्नतिकर्तुं परिणामकारीषु मार्गेषु एकः। छात्रों में स्वायत्तता के प्रोन्नतिकरण करने के लिए, मैंने प्रोन्नत करने के लिए अर्थात और सुधार करने के लिए, या कह सकते हो उसको और ऊपर उठाने के लिए, परिणामकारी मार्गों में एक है। अर्थात छात्रों की स्वायत्तता माने छात्र के पास जो उनकी संपत्ति है, संपत्ति मतलब यहाँ पे धन नहीं है, ज्ञान है, ठीक, उनमें प्रोन्नति करने के लिए परिणामकारी मार्गों में से एक क्या है? परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणां प्रोत्साहनम, मतलब उस पर आधारित प्रश्न को पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, या कठोर अनुशासन विधि। ये देखो कहीं केवल अगर आ जाएगा कि केवल, गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देना गलत हो जाएगा, बच्चे को डांटना गलत हो जाना, मुर्गा बनाना गलत हो जाएगा, बच्चे से बातें न करना गलत हो जाएगा, बच्चे के कॉपी पर लाल पेन चलाना गलत हो जाएगा। ठीक, बच्चे की गलतियों को क्लास में खड़ा करके बच्चे को बताना गलत हो जाएगा। बच्चे की और क्या हो सकता है, बच्चे को रटाना गलत हो जाएगा। ठीक, अत्यधिक होमवर्क देना ये भी गलत हो जाएगा। और क्या हो सकता है? ये सब सारी बातें निगेटिव हैं, जितना अभी मैं बोला हूं ये सब सारी बातें क्या है, निगेटिव है। ठीक, हाँ, प्रोत्साहन करना, बच्चों को अवसर देना, बच्चों से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे को क्रियात्मक कार्य मतलब समूह में कार्य कर करके किसी मॉडल वगैरह काम करना, वो सही है। बच्चे को उच्च स्तर की तैयारी कराना गलत बात है। बच्चे को बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी करना गलत बात है। ध्यान रखिए श्रीमान जी, श्रीमती जी, जो भी हैं आप, ये ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग। अभी जो है भेज दिया गया है शासन को कि मांग लिए गए हैं कि कितने सीट अभी टीजीटी में खाली हैं और उसकी विवरण दे दो ताकि उस पर भर्ती निकाला जा सके। ठीक, हाँ, तो धीरे धीरे समझोगे तो अपने आप ये निकल जाएगा। बच्चे के मतलब बच्चे के साथ में आप कितना उसको डांट फटकार नहीं रहे हैं, लिंग भेदभाव नहीं करना है। ठीक, बच्चे जैसे करें वैसे ही करवाने की कोशिश करनी है, वो सब पॉजिटिव बातों में आएगा। आगे आप ध्यान देंगे, इससे 4-5 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और एक बात ध्यान देना, पढ़ना क्या है, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पढ़ना है। लिखना क्या है, लिख करके अभिव्यक्त करना लिखना है। लेखन कौशल कैसे सही होगा, लिखते लिखते। भाषण कौशल कैसे सही होगा, बोलते बोलते। पठन कौशल कैसे सही होगा, पढ़ते पढ़ते। अब हमारे कहने तरफ साइकिल चलाना कैसे सही होगा, साइकिल चलाते चलाते। जो काम करें, गाते गाते गला और बनाते बनाते कला, ये दोनों सही हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है, अगर बच्चे को किसी कार्य में रुचि उत्पन्न हो रही है, कब? जब बच्चा एक्टिव रहेगा। बच्चा एक्टिव कब रहेगा? जब बच्चे से काम करवाएंगे। अब आप काम करेंगे, बच्चा बैठ के देखेगा, गलत बात है, वो सही नहीं रहेगा। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके लेके आओगे। तो छात्राणां स्वायत्तां प्रोन्नति कर्तुं परिणामकारीषु मार्गेषु एकः परिप्रश्नम कर्तुं छात्राणां प्रोत्साहनम, उस पर आधारित प्रश्न को पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए।
कठोर अनुशासन विधि है तो पहले ही कट जाएगा। निगदित पाठ्यानाम सविस्तरम पाठ, बहुत विस्तार पूर्वक चलो उनको पढ़ाओ। अब बहुत विस्तार पूर्वक मैं बताया हूं ना, बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक या बहुत ज्यादा ओवरलोड कुछ काम नहीं करना है। पौनः पुण्येन छात्राणाम परीक्षणम, कर रहे हैं कि बार बार छात्रों का परीक्षण, ये भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में ही चला जाएगा, रोज उसका परीक्षा होता रहेगा। ये करो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। और प्रोत्साहन भी इसमें मिल रही है उसको, तो ये भी करेक्ट, इससे हिसाब से ज्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य है। ये रचनात्मक जो आकलन होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है? वैसे जो लोग पढ़ाते होते होंगे ध्यान देना, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो यह रचनात्मक करें फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब इसका हिंदी और अंग्रेजी मिला लेना, कहीं कहीं तो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी उसका घाल बान लिख देते हैं, जिससे थोड़ी परेशानी होती है कि इसका सही अंग्रेजी नहीं बन पा रहा, मतलब सही हिंदी के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो प्रश्न संख्या 22, इसमें उत्तर क्या करोगे? रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होना चाहिए? बीच बीच में जो आप टेस्ट लेते रहते हैं, मासिक या त्रैमासिक, इस तरीके से बीच बीच में जो लेते हैं, चैप्टर के बाद में लेते हैं, उसका क्या मतलब है? उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णता या संविधानम, उत्तीर्ण इसके लिए समेटिव एग्जाम क्यों है? ये तो हो ही नहीं पाएगा। उपलब्धि मापनम, कितना उपलब्धि, देखो जब भी कभी मूल्यांकन होता है तो लक्ष्य सिद्धि मापनम या उपलब्धि मापनम मूल्यांकन के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान देना, संस्कृत में जब आएगा आपका दो जगह मूल्यांकन, एक आता है, एक आता है आकलन। आकलन मतलब केवल एक ऐसे ही आइडिया लगाना कि हाँ ये कितना हो सकता है। मूल्यांकन सिस्टमेटिक तरीके से उसको पता करना मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन में लक्ष्य सिद्धि मापनम होता है, या आप कह सकते हो उपलब्धि मापनम। जहां भी शब्द आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? मूल्यांकन होता है। इसकी पूरी प्रोसेस के तत्व में कार्य होता है, नंबर उम्बर दिए जाते हैं, ये सब चीज होता है। आकलन माने एक तरीके से आइडिया लगाना कि यह कहां तक हो सकता है, ठीक, ऐसा चीज करना। इसमें क्या हो जाएगा फिर आगे क्या है? बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम करें। बोधन मतलब ज्ञान के, और अध्ययन में वही बोधन अध्ययन में, अब ऐसा ज्ञान अध्ययन कह सकते हो, मतलब कि ज्ञानात्मक अध्ययन कर सकते हो जिसको, मतलब पढ़ें कुछ ज्ञान के लिए, उसमें उन्नतिकरणम, उसमें उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इसके जानने के लिए। छात्र दोष अन्वेषण, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों का या किसी का केवल दोष है मत खोजना। तो यहाँ पे दोष का अन्वेषण करना, हालांकि हम लोग जब करते हैं तो दिमाग में रहता है कि बच्चा गलतियां कहाँ कर रहा है, लेकिन दोष का अन्वेषण करना प्रधान उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रधान उद्देश्य यह है कि बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम, बोधन अध्ययन उन्नतिकरणम, बोधन अध्ययन में जो है उन्नति करने के लिए, अर्थात वो किस तरीके से उन्नति करें। अब सोचो आप अगर उसके कमियों को नहीं पहचानेंगे तो कैसे करेंगे? करेंगे ना, लेकिन मुख्य उद्देश्य में छात्र का दोष खोजना नहीं है, बल्कि कैसे वो सीख पाए वो जरूरी है। हाँ हमने तो इसका दोष पकड़ लिया, हाँ हमने तो उसका दोष, ऐसा नहीं करना है। व्याकरण बोधनस्य उत्तम उपाय करें। व्याकरण बोध का उत्तम उपाय क्या है? व्याकरण ज्ञान का, व्याकरण को प्राप्त करना, व्याकरण सीखने सिखाने का उत्तम उपाय क्या है? सविवेकम व्याकरण अभ्यासान, व्याकरणांशाभ्यासस्योपयोग करें। सविवेक माने विवेक पूर्वक व्याकरण के अंशों का अभ्यास और उसका उपयोग। अलंकार बोधने केंद्रीकरणम, अलंकार को सीखने या अलंकार बोधन में उसको ध्यान रख। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है ना कि सेंट्रलाइज, मतलब मेरा ध्यान इधर हो कि हम अलंकार युक्त बातों पर विशेष ध्यान देंगे। कहीं अलंकार आ जाए तो सारा काम छोड़ के पहले अलंकार के बारे में डिस्कस करना। एक किसी के बीच में अगर केंद्रीकरण हो, जैसे मूल उद्देश्य केंद्र में क्या है? पैसा, तो कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा आना चाहिए, ठीक। ये होता है केंद्रीकरण, मतलब जो मूल टारगेट माइंड में एक रहता है वो चीज के लिए बात कर रहे हैं। करें अलंकार का सिखाना ही दिमाग में रहे, ये भी इतना बहुत जरूरी बात नहीं है, क्योंकि हम बताते हैं कि अलंकार वगैरह या बहुत बड़ी शिक्षा का लेना देना ये बच्चों के लिए जरूरी नहीं रखता है। तो क्या होगा भाई? व्याकरण का बात चल रहा है, ध्यान देना। व्याकरण कार्याणाम एकीकृतोपयोग, व्याकरण कार्यों का एकीकृत कर करके उसको उपयोग करें, अर्थात जब हम पैसेज वगैरह पढ़ते रहें उसे मिला कर करके सारी चीज को लेकर के एक साथ उसका पढ़ते चलें, सिखाते चलें। ऐसा नहीं कि केवल अलग से नियम या उसको अलग से ही बताया जाए। सूत्रों का कंठस्थीकरण रटना गलत हो गया, यहां पर यह भी गलत हो गया। कुछ लोग कहे कि विवेक पूर्वक व्याकरण के अंशों का अभ्यास और उसका उपयोग, हाँ यहां पर हम मान सकते थे कि व्याकरण का अभ्यास और उपयोग से उसका ज्ञान बढ़ सकता था, लेकिन करें सविवेकम, विवेक पूर्वक। अब यहां पर विवेक, बच्चे के पास विवेक ही इतना रहता तो कितना करता है ना। ए और सी में जो लोग दो ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं, ये मान के चलिए कि उनका ज्ञानवा जो है थोड़ा सही है, ठीक। दो ऑप्शन अगर काट पा रहे हो तो ये मान के चलो कि आप सही पढ़ रहे हो।
और दो ऑप्शन नहीं काट पा रहे हो, एक को ऑप्शन नहीं काट पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका ज्ञान सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है, व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग, मतलब सब मिला कर करके काम करें। जैसे अगर हम कोई गद्यांश पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में अगर कुछ आ रहा है तो उसको बताते चलें, ठीक, धीरे धीरे करते चलें। भाषा अध्ययन आकलने च विभाग पोर्टफोलियो नाम कर रहे हैं कि भाषा अध्ययन और आकलन का जो विभाग है उसका क्या नाम है। सावधिक लेखन परीक्षा, प्रतिसत्रम क्रियमाणा मौखिकी परीक्षा, या छात्रायाः कालिकः कार्य संग्रह यह तस्याः प्रगति दर्शयेत। करें छात्रों के द्वारा समय समय पर जो कार्य किया गया उसका संग्रह, और जिससे पता चले उसमें उसका जो प्रगति है वो उससे पता चले। या फिर प्रतिसत्रम छात्र व्यवहार का अभिलेखन, माने हर सत्र में छात्र के व्यवहार का अभिलेख माने लिखा जाए, उसके बारे में डाटा बनाया जाए। क्या भाषा अध्ययन का विभाग किसको माने, मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या होता है। भाषा अध्ययन आकलने च विभाग बच्चों के लिए, तो कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन का कभी कभी लगता है इसे 3 तार, मतलब पता नहीं, अब विभाग का नाम यहाँ लिखे होते, फलाना कार्यालय ढिकाना कार्यालय, यह विभाग, ऐसा उत्तर देते तो सही रहता। लेकिन संस्कृत में आप देखोगे ना कि क्वेश्चन का जो वो लिखा गया है ना, कुछ वो अलग टाइप का उत्तर लिखा रहेगा, तो उसको आपको पकड़ना है। सीधे सीधे वो एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे फलाने विभाग ढिकाने विभाग रक्षा विभाग कला विभाग ये विभाग, ऐसे सीधा सीधा विभाग का नाम नहीं लिखा रहता है। करें छात्रा यह कालिक कार्य संग्रह, बच्चों का जो समय समय पर लिया गया जो कार्य संग्रह है वह, और उसकी प्रगति का जो दिखाता हो वो विभाग इसमें आएगा। इसके अंतर्गत नाम एग्जैक्टली वो नहीं लिखे हैं, ठीक, नहीं तो 75 विभागे बन जाता है। वैसे सिंपल तो कहेंगे परीक्षा विभाग, परीक्षा लेने का, फिर वहां पता चला अभिलेख विभाग, अभिलेख जो भी अभिलेख रहेंगे जिस भी तरीके के रहेंगे वो तो रखे ही जाएंगे, ठीक है। तो अर्थात पीछे वाले का क्या मिला कि छात्रों का समय के अनुसार कार्यों का संग्रह और उसकी प्रगति को देखना वही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोगः। इतिवृत्त अभिलेखन, इतिवृत्त मतलब क्या होता है कि वृत्तांत, जैसे मान लिया अगर हम अब कहीं अगर हम यात्रा करिए, सपोज मैं प्रयागराज की यात्रा किया, वाराणसी से प्रयागराज, अब प्रयागराज में गया तो पूरे कथा भरे यहाँ से जाना आना उसके बारे में पूरा लिखा ना। अब उसका उपयोग क्या होगा, यही कि बाद में कोई जानेगा पढ़ेगा तो जानेगा कि यहाँ से प्रयागराज जाना है, जाएगा या कोई जा करके आएगा तो रास्ते में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, क्या क्या कंडीशंस हो जाते हैं वहां पर जाने आने में। जैसे कोई अगर यहाँ से अब छोटा मोटा नहीं पता चल रहा है, अगर मान के चलो किसी कोई मंगलयान पे जाए, तो अब मंगल पे गया मार्स पे, तो यहाँ से गया जाके आएगा तो वो अपना बताएगा कि हाँ यार वहाँ पे ऐसा था, वहाँ हवा लेने की प्रॉब्लम थी, खाने की दिक्कत था, कितना दिक्कत था, क्या, वो सब पूरी विभाग तो ज्ञान के लिए ही तो लिख रहा था। तो करें इसका उपयोग क्या है, शैक्षिक क्षेत्राणाम प्रशस्यता, उसके क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ना, इतना तो नहीं है, आगे देख लेते हैं। जीवनस्य अभिवृत्तीनाम मौल्यानाम जीवन कौशलानाम आकलनम, जीवन की अभिवृत्तियां उसके मूल्य और जीवन कौशलों का आकलन। हाँ ये हो सकता है कि जीवन भर वो अभी खूब लिखा हो तो उसके बारे में पूरा बताया हो अपना। छात्राणाम क्रियात्मक आवश्यकता विशेषण करें, उसमें विश्लेषण करने के लिए। अब क्रियात्मक आवश्यकता के लिए विश्लेषण बहुत जरूरी नहीं है, हालांकि विश्लेषण करने में ही काम आता है, पूरी डाटा एनालिसिस ही होती है। आगे देखते हैं। भाषिक नैपुण्य आकलन सहायम, नहीं ये तो एकदम नहीं, भाषिक निपुणता के आकलन में सहायता करना, तो सी भी नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जीवन की अभिवृत्तियों मूल्यों जीवन कौशलों के आकलन करने के काम आता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन का, जिसको कहते हैं कि अभिलेख लिख करके चला गया, पूरा लाइफ का बनाया है, तो निश्चित तरीके से पता चलेगा कि फलाने कहाँ गलत किए थे, कहाँ अच्छा किए थे ना। हाँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर ही है, नहीं हम इसलिए चारों ऑप्शन तक जाते हैं ताकि आप सभी लोग थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान लगा पाओ ना। आई बात समझ में, जब उसको सोचोगे ना तो वो आप अपने आप बनने लगा। और मेरा कोई वो टारगेट नहीं है कि मैं इतना सारे ऑप्शन पे, तब तो सीधे सीधे मैं आता प्रश्न संख्या 26 पढ़ता और 26 में पढ़ता कि पाठ से सवेग परिसर्पणम नाम, पाठ के सवेग परिसर्पण का क्या नाम है, और इसका सीधे उत्तर बता देता कि असंबद्ध सूचना त्यजनम, माने असंबंधित सूचनाओं का त्याग करना ही सवेग परिसर्पण कहा जाता है पाठ का, ठीक। पाठ का सवेग परिसर्पणम क्या है, परिसर्पणम किसे कहते हैं, असंबंधित, माने ऐसी सूचनाएं, पाठ में जो भी सूचनाएं उससे असंबंधित हो, उस पाठ से संबंधित न रखती हो, उनको छोड़ देना ही सवेग परिसर्पण कहा जाता है।
अब सब काट दो। और निर्दिष्ट सूचनाओं का खोजना बिल्कुल गलत। पाठ्य वस्तु प्रमुख उद्देश्यम द्रष्टुम शीघ्रावलोकनम, पाठ्य वस्तु को पढ़ कर करके उसके प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख जो उद्देश्य है उसको देखने के लिए शीघ्र अवलोकन में जल्दी से देख लें। या मंदम मंदम सावधानम च पाठ से पठनम, धीरे धीरे और सावधान होकर के पाठ का पढ़ना चाहिए। इतना ही है। पाठ का सवेग परिसर्पण का नाम हम भी नहीं जानते थे। जब हम 3-4 साल पहले जब इसको पढ़ना स्टार्ट किए तब हमको पता चला कि असंबंधित सूचनाओं को छोड़ देना ही पाठ का सवेग परिसर्पण कहा जाता है। बस रट लिए, काम बन गया। कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायन प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुज्येत। कर रहे हैं कक्षा में शिक्षिका विविध उपायों को और प्रक्रियाओं को किस लिए उपयोग में लाती है। एतदर्थम निम्नलिखित में से, इसमें से, किस में से, जो यहाँ पे दिया गया चारों में से, एतदर्थम इनमें से किसके लिए, किसके अर्थ में, उपयुज्येत स्ववैदग्ध्यम प्रदर्शयितुम, माने तमाम विविधान उपायान प्रक्रिया से, मन तमाम विविध उपायों के और प्रक्रियाओं को दिखा रहे ताकि सब पता चले कि हाँ बहुत बड़ी अपनी विद्वान है, विद्वानता दिखा रही है। कुछ लोगों में दिखावटीपन होता है, लेकिन अब यहाँ पे दिखावटीपन करना तो कोई मतलब नहीं निकलता। परिणामकारितया छात्रान आकलयितुम, परिणामकारी जो है मतलब परिणाम को करने के लिए, परिणाम बनाने के लिए, छात्रों का आकलन करने के लिए विविध उपायों और प्रक्रिया को यूज करती हैं। नहीं, मतलब वही बात है, कबुलवाने के लिए मारोगे पीठोगे, इतना ज्यादा उपाय, इतना उपाय, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। हालांकि अभी इसको आप रख सकते हो रिव्यू में, भाई तमाम उपाय कर रही हैं, काहे क्या कबुलवाने की कोशिश कर रही हैं। शीघ्रम पदोन्नति, इस तरीके नहीं, ये शीघ्र वाला काम कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी का काम शैतान का। विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम, विविध प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। मैं आप लोग तमाम शिक्षण विधियों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके क्लास में बहुत सारे प्रकार के बच्चे आ जाते हैं और उन सभी बच्चों की अलग अलग समझ होती है। पता नहीं कौन किस मेथड से सीखेगा, कौन किस मेथड से सीखेगा। तो हम एक मेथड सिखाए, उससे कुछ बच्चे सीख गए होंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए दूसरा मेथड लगाएंगे, फिर भी कुछ बच्चे होंगे, तीसरा मेथड लगाएंगे। तो बहुत प्रकार के विधियों और प्रविधियों और प्रक्रियाओं का अगर शिक्षिका या शिक्षक प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यही है कि बहुत अलग अलग प्रकार के जो छात्र होते हैं वे पता नहीं किस से सीख पाएंगे, तो उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। अर्थात राइट आंसर डी है, कोई ये जा करके अपना जादू मंत्र नहीं निकालता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे जो है क्लास आप लोगों को चेंज मिलेगा, समय पे मिलेगा, ठीक है, अलग समय पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण बस क्या हो जाता है कि उनके लिए अलग अलग व्यवस्था किए जाते हैं। चित्रांकने पाई चार्टे मध्ये च प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम यदा छात्राः निर्दिष्टाः तदा प्रधानोद्देश्यम भवति। करें चित्रांकन में पाई चार्ट जैसे ले लेते हैं। पाई चार्ट आपको पता है ना, ऐसा वाला चार्ट होता है, ऐसा ऐसा उसमें रंगा जाता है, ठीक है, सर्कल वाला। पाई चार्ट में कुछ लोगों को भी नहीं पता है कि यह वाला चार्ट कौन सा होता है, कुछ लोगों को भी नहीं पता है ये वाला कौन सा ग्राफ कहते हैं इसको, और हवा में उड़ रहे होते हैं, पता नहीं नारायण कैसे कैसे लोग हैं। चित्रांकने पाई चार्ट के मध्य में च प्रदत्तम विषयम, तमाम विषयों को दिया गया है, उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम, जो इसको देख कर करके जो सही, जो इसका उपयोग मतलब इसको उपयोग में ला करके जो सही प्रबंध की रचना करने के लिए, रचयितुम तुम प्रत्यय लगा है, रचना करने के लिए जब छात्रों को निर्देशित जाता है तब यह निर्देश देने का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। माने आप इसको देखो और इसके बाद में जो इसमें दिए गए आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के अनुसार आप जो है एक कोई प्रबंध करो। मतलब मान लेते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे हम लिख दे पूरे एक साल का मौसम, कि एक साल में 12% बारिश इस महीने में हुई है, 13% इस महीने में हुई है, 50% इस महीने में हुई है, इस महीने में वो सब दे दिए। तो अगर आपको हम इसको एनालिसिस करने के लिए दे दें और गेहूं मान लीजिए आपको बोना है, तो आप यही ना सोचोगे कि किस से किस महीने में बोना उचित रहेगा, या धान लगाने के लिए दे दें तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस महीने में बारिश ज्यादा होती है, इस महीने में कम होती है, तो जो जिसके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी आप उसको देगा। अर्थात इससे क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे ना, अर्थात क्या करोगे, इस दिए गए चित्र से आप डाटा को अपने अंकों में लाओगे, शब्दों में लाओगे, उसको बताओगे कि इस महीने में यह करना चाहिए, इस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अर्थात जो राइट आंसर यहां से निकल के आएगा, क्या आएगा कि चित्रांकनतः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम, अर्थात जो चित्र में अंकित बात दिया गया है उसको हम शब्द रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करने के लिए ही, ऐसा मूल उद्देश्य यही है
कि आप इसको देखो, समझो और प्रबंधित करो, आप दूसरे फॉर्मेट में उसको दो, लिखो, बनाओ, समझाओ, ठीक, इसको मतलब एक्सप्लेन करो एक तरीके से लिख कर करके। तो यही है कि उसको क्या किया जाए, शब्द रूप में परिवर्तित करें, क्योंकि अब भाई इसको देख करके कोई आदमी मैप है देख करके उसके बारे में कुछ न कुछ बताएगा तो शब्द रूप में बोलेगा, तो यह आपका करेक्ट हो गया। यदा अध्यापिका अवगमने, जब अध्यापिका अवगमन मैंने सिखाने में ना, सीखने में, क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातुम परीक्षाम करोति, करें जब अध्यापिका सीखने में क्लेश माने परेशानी, कठिनाई, समस्या और न्यूनताम करें उसको और कम करने के लिए कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कहाँ पे परेशानी है उसको हम किस तरीके से कम कर सकें। न अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातुम परीक्षाम करोति, अर्थात अध्यापिका सीखने में आई, कहो कि बच्चे को समझने में, कोई भी चीज भाषा जो भी है समझने में आई हुई परेशानी को कम करने के लिए कि कैसे हम कम करें, बच्चे के अंदर क्या परेशानी है, अर्थात समस्या को जानने के लिए परीक्षा करती है। तो यह परीक्षा कौन सी होती है, मैं बताया था ना कि यह परीक्षा वाले से जरूर आता है, पक्का आता है, निदानात्मक परीक्षण, उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, इससे पक्का क्वेश्चन बनता है, अक्सर कर करके इससे बन करके क्वेश्चन आएगा। तो क्या होगा, अब यह जब परीक्षा लेगी तो उसको कौन सा परीक्षा कहेंगे, बच्चे की समस्या को समझने के लिए तो सी होना चाहिए था। देखो हम यहाँ पर ये कहेंगे, हम यहाँ पर कुछ किताबों में यह उपचारात्मक परीक्षा लिख करके आया है, लेकिन हमको लगता है, एक सेकेंड में आपको एक बात बताता हूं जो हम बता रहे हैं। पहली बात, एक शब्द आया यहाँ पर निदानात्मक। जब मेरे लाइफ में हम पहली बार इसको पेडागॉजी या इस पे पढ़ रहे थे तो निदानात्मक मतलब हमको लगता है उपाय, हमको क्या लगता है, उपाय। लेकिन जब हम यहाँ पढ़े तब पता चला कि समस्या या कारण को जानना, कमी का पता लगाना निदानात्मक है। अर्थात जैसे हम किसी रोगी को लेकर करके हॉस्पिटल में गए, ठीक, हॉस्पिटल में गए तो वहां पर डॉक्टर साहब ने क्या किया, इसकी जांच करने के लिए लिख दिया। तो जब इसकी जांच करवाया जा रहा था तो जांच करने मतलब कमियों का पता लगाने के लिए जो ब्लड टेस्टिंग या जो भी जांच हम कर रहे हैं, यह टेस्टिंग जो होती है यह निदानात्मक होता है। इसलिए यहाँ पर हम निदानात्मक शिक्षण नहीं कहे, निदानात्मक परीक्षण कहे। परीक्षण क्यों, क्योंकि यह इससे हम टेस्ट कर रहे हैं ताकि पता चले कि कमी कहाँ कहाँ रह गई है, ठीक, इसलिए यह परीक्षा कही गई। तो निदानात्मक परीक्षा होगा। कहीं कहीं हम देखे हैं छपा है उपचारात्मक परीक्षा है। अब उपचारात्मक, अब डॉक्टर साहब जब इसके रिपोर्ट को देखेंगे तो उपचार करेंगे कि फिर परीक्षा करेंगे। अब तो उपचार, अब जब यही शिक्षक करेगा तो उपचारात्मक शिक्षण करेगा कि उपचारात्मक परीक्षा करेगा। फिर अब माने अब वही हम कमी पता लगाने के लिए परीक्षा किए, अब उपचार कर रहे हैं तो परीक्षा कर रहे हैं। हमको पता नहीं क्यों लगता है कि ये दो शब्द जो है अलग होने चाहिए। क्या क्या, एक होने चाहिए निदानात्मक परीक्षण और एक होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। क्या होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक या निदान में कमजोरी का पता करा जाता है, जबकि उपचार में उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक परीक्षण होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। हाँ, बुकवा में डी दे दिया है, कई जगहों पर हम देखे हैं कि डी दे दिया है। तो हम जहां पर अपनी बात आएगी मैं वहां पर बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता है, ठीक। जब उपचार किया जाए तो उपचारात्मक शिक्षण नाम देना चाहिए। क्या नाम देना चाहिए, ये पता, हम कई जगह देखे उपचारात्मक परीक्षण लिख दिए हैं। अब उपचारात्मक परीक्षण कैसे होता होगा, इसमें क्या पता करते होंगे। हमको लगता है निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। जब भी उपचारात्मक आए तो शिक्षण, जब शिक्षक उपचार करेगा इसका मतलब उसके समस्याओं को निपटारा करेगा, ऐसा करना चाहिए ना। तो किताबों में दिया है डी, किताबों में बहुत जगह डी दे दिया है, लेकिन हमको लगता है कि कमी का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक, हमको लगता है, हमारे हिसाब से। हम बताएं कि संस्कृत में सीटेट में बहुत जगहों पे क्वेश्चन के आंसर जो दिए हैं कई जगहों पे हमको बड़ा फंसा देता है, उसका एक्सप्लेनेशन हमको बड़ा फंसा देता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब भाई, अब आप लोग तो जैसा आपको मर्जी, मैं दोनों बातें बता दी, आप समझिएगा। हमारे हिसाब से कमियों का पता लगाना हमेशा से निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए, निदानात्मक शिक्षण नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो निदानात्मक को कमी का पता लगाना बताए हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा परीक्षण होना चाहिए, ठीक। जबकि आपके कितने लोगों के लाइफ में ऐसा लगता है कि निदानात्मक मतलब होना चाहिए उपाय, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना। कितने लोगों को लाइफ में ऐसा लगता है कि निदानात्मक मतलब उपाय होना चाहिए, कितने लोगों को बताना हमको। जबकि अब यहाँ पे हमको समझना पड़ा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ा, कह करके अंतरात्मा तृप्त नहीं होती है। जब हम निदानात्मक कहते हैं तो हमको तृप्त नहीं होती है कि ये टेस्टिंग है, यहाँ पे बल्कि कुछ और शब्द बनाना चाहिए था इनको कि कमी का पता लगाने वाला परीक्षण ना, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको बोल देते हैं तो वहां पे ठीक है, उसका अंग्रेजी तो बहुत सही है। छात्राः कथायाः अंतम परिवर्त्य कथाम पुनर्लेखितुम यदा निर्दिश्यन्ते तदा प्रधान उद्देश्य है। कह रहे हैं छात्रों से कथा के अंत में उसको फिर से परिवर्तित करके, मतलब परिवर्तित करने पर परिवर्त्य ना कथाम पुनर्लेखितुम, मतलब कह रहे हैं कि एक बार हम कथा बच्चों को बता दें, फिर कह दें कि बेटा तुम कथा को फिर से लिखो, फिर से क्या करो, कथा को फिर से लिखो। यह क्या है, इसमें क्या होगा। अब कोई भी कथा मान के चलो बता दो, हर बच्चा सुनेगा, अपने हिसाब से उस कथा में कुछ जोड़ेगा घटाएगा, कुछ बताएगा, कुछ अपना तर्क लगाएगा। अब ये नहीं कि वही कथा सेम सेम बताए, माने उसी तरीके की कथा को एक बनाए, उसी तरीके की कुछ कथा लिखे, कुछ बनाए, तो क्या हो सकता है। कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, हमको नहीं लगता है, कौशल का वर्धन नहीं। टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धन नहीं, टिप्पणी लेखन हालांकि टिप्पणी कहवाते तो अलग बात होती है, लेखन शक्ति बढ़ता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लिखने के लिए तो कह रहे हैं लेखन शक्ति तो बढ़ता, लेकिन टिप्पणी लिखने के लिए बात नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। भावानुवाद कौशल, अब यहाँ पे अपने उसके भाव को ये नहीं करें कि अपने शब्दों में उसको अनुवाद करो, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र के सृजनात्मकता जो वर्धन है, अर्थात छात्र जो है उस कहानी को समझेगा, पढ़ेगा, फिर उसके अनुसार वो अपनी कंडीशंस बनाएगा, अपने से कुछ बताएगा, अपना कुछ तर्क देगा, कुछ नया चीज जोड़ेगा, कुछ नया चीज बनाने की कोशिश करेगा। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर से कुछ नया क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं समझना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है ना। हाँ बिल्कुल, जब सृजनात्मकता कहीं दिख जाए तो सही कर ही दो, उसके बाद रामे भरोसे रहेगा, बचाएंगे नारायण की हाँ वो सही में जा रहा है या फिर गलत में जा रहा है। सृजनात्मकता दिख जाए तो लगा ही दो कि हाँ सृजनात्मकता ही सही है, ठीक। सृजनात्मकता मिल जाए तो सृजनात्मकता जरूर लगाओ, सृजनात्मकता बिना लगाए रहना ही मत कि नहीं हम सृजनात्मकता नहीं लगाएंगे। अरे कैसे नहीं लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे, ठीक है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन का निर्देश दिया गया है कि सर्वोपयुक्तम विकल्पम चित्वा, माने चुन करके निम्नलिखित प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को फिर से देने हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने फिर से दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग एक एक प्रश्नों के उत्तर करिए फिर से, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, परिणामकारी भाषा कक्षायाः प्रधान स्वरूपम छात्राणाम। अब यहां पर होना चाहिए ईदृशम भवति यत्रावकाशो अस्ति। क्या मतलब है, परिणामकारी भाषा कक्षा में प्रधान स्वरूपम छात्राणाम, छात्रों में प्रधान स्वरूप जो ईदृशम भवति इस तरीके से दिखाई दे या इस तरीके से होवे, यत्र जब माने जहां अवकाशो अस्ति, जहां अवकाश हो वहां पे उसको क्या करना चाहिए या बच्चे उसका किस तरीके से उसका प्रयोग करें, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उसका प्रयोग मतलब ईदृशम प्रधान स्वरूपम, छात्रों में जो प्रधान दिखाई दे, प्रधान स्वरूप दिखाता है परिणामकारी भाषा कक्षा में ना, जब यत्र अवकाशो अस्ति, जब अवकाश होता है तो अंतः क्रिया करता है, बच्चा सोचता है। जब मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ देर शांत हो जाते हैं, अभी तो शांत होकर तो आप लोग क्या करते हो, कुछ सोचने लगते हो, क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। मूल्यांकन नहीं, कुछ लोग होते हैं मूल्यांकन, लेकिन बिना अंतः क्रिया के मूल्यांकन कैसे करोगे, दीक्षा या विश्राम से नहीं, अंतः क्रिया करता है। क्या करेगा, अंतः क्रिया। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते, पाठ्यचर्या का नाम, शिक्षण कार्यक्रम के जो पाठ्यचर्या है उसका नाम जो बताया जाता है, यत्र वर्तन्ते, क्या यत्र वर्तन्ते वहां बताया जाता है, जब आगे ऐसा बताया जाता है, माने अध्यापक कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च, कह रहे हैं कि अध्यापक और कर्मचारी सभी मानव संपन्न, मानव मतलब सब हर तरीके से तृप्त, जिसको बात कर रहे हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है। फिलहाल हमको पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रम से मतलब है, जहां पर दिखाई देता है उसको देखना है।
तो शिक्षण कार्यक्रम में जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है, आप दैनंदिन ही कह सकते हैं उसको ना, उसमें तो पाठ्यवस्तु बोधन युक्त, यह माने बोधन के लिए युक्तियां क्या है, पाठ्यवस्तु क्या होना चाहिए, कैसे युक्तियां क्या क्या लगाओगे, किस तरीके से, वो सब सारी चीजों को निर्धारित करके चलोगे। अधिगमनात्मक अनुभवा आकलन प्रतिमानानि च, हाँ ये सही है, ये हो सकता है उसमें, किसमें, पाठ्यचर्या में। आगे देखते हैं, बोधनोद्देश्या साधिता न वेति मूल्यांकनोपयोगाः, करें कि मूल्यांकनोपाया, करें कि बोधन के उद्देश्य को साधित और न वेति, करें न ही मूल्यांकन का उपाय, ऐसा कुछ मूल्यांकन कुछ कर रहे हो, कुछ करबे नहीं करोगे क्या, है? ऐसा तो नहीं पाएगा। प्रयुक्तयो अभिलेखनानि च, करें प्रयुक्त अभिलेख और अभिलेख, प्रयुक्त जो होते हैं और अभिलेख, युक्त प्रयुक्त होते हैं ना, युक्तियां, तरकीब जिसको कह सकते हो, और अभिलेख नहीं, जो पाठ्यचर्या है शिक्षण कार्यक्रम में, उसमें पाठ्य वस्तु हो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोधन युक्त यह हो, मतलब बोधन के लिए तमाम युक्तियां माने विधियां, ऐसे कह सकते हो। अधिगमनात्मक अनुभव और आकलन प्रतिमान, ठीक, तो यह बी वाला यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और एक देखने में जब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर रहने लगे ना, ऑप्शन सबसे बड़का रहता है वही सही हो जाता है। आगे देखो, भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति, देखो बहुभाषिकता से क्वेश्चन हर बार आया है। परम स्वयं बाधा भारह या पद्धति, इस क्वेश्चन का आंसर जो है लफड़हे रहता है। अब ये आप लोग बताओ कि यह क्या होगा, बच्चों के द्वारा बहुभाषा या टीचर के द्वारा, करें भाषा अधिगम में बहुभाषिकत्व क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा है कि ऑप्शन में नहीं दिया है, फिलहाल बाधा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं गुरुजी यह सहायतार्थ होगा, साधन होगा, ऐसा कुछ, इसके अर्थ में आप लोग क्या कहोगे? अच्छा, आपका फेवरेट ट्रिक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। इस वाले प्रश्न में लोग परम स्व या ऐसा कुछ लगाते हैं, ये हमारे हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए बी। अब हम समझाते हैं क्यों। देखो ये अलग अलग तरकीब है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अगर आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, तो वो जो है अलग अलग भाषा में अगर बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो, आप उनकी बातों को समझो और समझ कर करके सबको समझाने की कोशिश करो, जिस तरीके से समझ जाए उसी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करो, ये बात अलग है। वहां पर इनकी बहुभाषिकता या टीचर की बहुभाषिकता जो साधन बन सकती है सिखाने में, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, उड़िया, कन्नड़, तमिल, मलयालम ऐसे क्षेत्रों से आए हैं, एक शिक्षक है, पहली बात तो शिक्षक इतनी भाषा नहीं जानता होगा, अगर जान भी रहा है तो इसको वह उसमें समझा दे, इसको इसके भाषा में समझा, इसको इसके भाषा में, तो यहाँ पर मतलब अगर हम किसी अंग्रेजी या संस्कृत में बता रहे नहीं समझ पा रहा है तो इसकी भाषा में बता दिए तो यह साधन के रूप में माना जाएगा। लेकिन भाषा अधिगम में बहुभाषिकत्व कह रहे हैं कि बाधा होता है, यह कैसे? मान लीजिए कि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अब क्लास है संस्कृत भाषा में, ध्यान देना भाषा अधिगम बताया जा रहा है, गणित या फिर विज्ञान या फिर कोई और चीज नहीं बताया जा रहा, भाषा अधिगम, कोई भाषा सिखा रहे हैं। सपोज करो हम संस्कृत सिखा रहे हैं, तो अब संस्कृत में हम उर्दू बोलें, अंग्रेजी बोलें, तमिल बोलें, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब बोलें, तो क्या यह सरल रह जाएगा? हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम कई बार बताए हैं कि लक्ष्य भाषा में, मतलब भाषा का प्रयोग लक्ष्य भाषा होना चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो भाषा आप ज्यादातर हिंदी प्रयोग करिए, अगर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो आप संस्कृत ज्यादातर उसमें प्रयोग करिए, अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उर्दू की शब्दावलियों को ज्यादा प्रयोग कीजिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ज्यादातर ये कि ज्यादातर एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश में करिए। ठीक, अब एक ही भाषा को पढ़ाने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग करें तो वो बाधा लगेगा ही लगेगा। ठीक, हम अभी देखो साधन के रूप में बताए हैं, उनका क्राइटेरिया मैं अलग बताया हूं कि साधन अगर वो मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में बाधा अगर हम मान रहे हैं या फिर कई जगहों पे बाधा दिया गया, ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल एक आध जगह देख कर करके बाधा लगा दिया बेटा, ऐसी भी बात मत सोचो। कोई भी टीचर, खास तौर पे कोई हो ना हो, लेकिन अगर हम किसी प्रश्नों के उत्तर तक जा रहे हैं, अगर उत्तर के साथ हो रहे हैं, तो मैं एक जगह उत्तर देख कर करके या एक जगह पढ़ कर करके मैं नहीं बताता हूँ। मैं बहुत जब ध्यान लगाता हूँ उसमें, जब कहीं भ्रांति होती है तो हम भी कई जगहों पे खोजते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा तर्क करते हैं, तब जा करके उस उत्तर के साथ होते हैं। अदरवाइज मैं कह देता हूं कि इस उत्तर में जो है सस्पेंशन अभी तक पड़ा है, आप लोग खोजिएगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है। मैं कभी भी जिसपे मतलब न गारंटी रहे उस पर जबरदस्ती उत्तर करने लगे, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, इतना आप ध्यान दीजिएगा।
तो ओ क्यों कहते हैं, मैं ओ तरकीब बताया कि उनके ऑप्शन के अनुसार दूसरी बात होती है या दूसरे विषय में होती होगी। संस्कृत में जो भी है, मैं ऐसा कई जगहों पे इसके उत्तर को मैं देखा हूँ, खोजा हूँ, और अंततः यही पाया हूँ कि यहाँ पर यह बाधा दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरे सत्र में पढ़ करके पास हो जाओगे, नौकरी भी करते रहोगे, तब तक ये सस्पेंशन बना रहेगा कि इसको हम किस में रखें। परम स्वम माने क्या है, ये परम स्वम क्या है भाई? यहाँ पे हम तो यही पूरी बात नहीं समझ पा रहे। भार हो नहीं सकता, पद्धति, भार बाधा, मान भार तो कहेंगे नहीं, पद्धति भी नहीं ले जाएंगे, तो इसके अनुसार तो बाधा ही लगाएंगे। मास्टर बन जाओगे जब हम 2 साल में इसको नहीं फरिया पाए हैं, दोनों तर्क अलग अलग, जब वो अलग जगहों पे दिया जाएगा कि जहां पे, तो वो वाली जब बात आएगी क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अलग भाषा में कुछ होता हो, लेकिन यहाँ पे हम भाषा अधिगम में बात किए हैं, अर्थात अगर हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी का प्रयोग ज्यादा सही रहेगा, संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत प्रयोग ज्यादा सही रहेगा, अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग रहेगा। अर्थात एक ही भाषा में अगर कई भाषा बोलने लगे हम, तो अगर हम ही मान के चलो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं और इंग्लिश सिखाते सिखाते हम लगे हिंदी बोलने, संस्कृत बोलने, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उड़िया सब बोलने लगे, तो क्या आपको सहज लगेगा? हमको नहीं लगता है सहज लगेगा। इस आधार पर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और जो वह ऑप्शन आता है वह यह आता है कि बच्चे कई भाषा से आए हैं, ठीक, बच्चे कई भाषा से आए हैं, और अगर हम कोई गणित वगैरह सिखा रहे हैं, विज्ञान सिखा रहे हैं, और अगर वो नहीं सीख पा रहा है हमारे एक भाषा में, तो हम उसी की भाषा में जा करके बता दें, तो वहां पर टीचर के लिए वो एक साधन का काम करेगा कि बच्चे को हमने सिखा पाया उसी के भाषा में। ठीक, अगर तमिलनाडु तमिल वाला आया है बच्चा, वो अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, उस चीज को अगर हम उसको तमिल में बता दिए तो उसको समझ में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर भाषा उसका जो है बहुभाषिकतम साधन के रूप में आएगा। लेकिन अगर हम किसी भाषा शिक्षक में बात करें तो अब उसी पे तब तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा हो, तब तो ढेर सारा अगर टीचर बोलने लगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जब जरूरत रहे उसको उतना ही दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। वाक कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपाय, बस आपका सोचने का तरीका सही होना चाहिए, तभी सही उत्तर दे पाओगे। ठीक, यहाँ देखो, वाक कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपाय, वाक कौशल के संवर्धन करने के लिए उत्तम उपाय है। मतलब अब देखो, वाक कौशल बढ़ाना है, मैं बताया था कि अगर लेखन कौशल बढ़ाना हो तो ज्यादा से ज्यादा लिखवाओ, अगर पठन कौशल बढ़वाना हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़वाओ, भाषण कौशल बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा बोलवाओ ना। ऐसे ही जो आप ज्यादा से ज्यादा करने लगोगे वो आपका मतलब वो आपका निश्चित तरीके से वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आप लोग कोई एक आदमी अगर मान के चलो जो काम करता होगा वो आपका उतना बेस्ट कर पाएंगे, वो हमसे भी नहीं हो पाएगा ना। तो वो क्या होता है, किसी न किसी चीज में आदमी एक में विशेष ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे हैं वाक कौशलम अच्छा संवर्धयितुम, देखो ये पहले ये भी समझ लो, ये संवर्धयितुम जो आता है संवर्धित करने के लिए। अब ये संवर्धन क्या होता है, थोड़ा हमको एक बार कोई बताए पहले, क्या समझ रहे हो संवर्धन क्या है? हाँ हमको मालूम है, इसीलिए आप लोग जाओगे वास्तविक जीवन संदर्भों में संवहन करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो जोड़ोगे क्योंकि वास्तविक जीवन संदर्भ एक कीवर्ड है, लगा दोगे, लगाओगे ही लगाओगे। और यहाँ है संवर्धन करना। आप लोगों के पास में सपोज करो, हाँ जब हमको बताना है, गलती हो जाएगा ना, हमको मालूम है कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा समझना है। लोग वास्तविक जीवन लगाएंगे ही लगाएंगे, हमको पक्का पता है। हमको बताओ संवर्धन का क्या मतलब है, संवर्धन ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? एक होता है वाक, मतलब बोलना, मान के चलो आप बोल रहे हो, आपको बोलने आता है, आप सभी लोगों को बोलने आता है, लेकिन इन 10 लोगों 15 लोग जो भी लोग हैं, इतने में से कोनो एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया बोलते होंगे, बहुत सही भाषाओं का प्रयोग करते होंगे, उनके बोलने में गलतियां कम होती होगी, माननीय मोदी जी की तरह एकदम स्पष्ट एकदम साफ साफ बोलते होंगे कि बोलते ही एकदम पूरा का पूरा जो है आदमी रम जाए। हमको बताओ संवर्धन क्या होता है, सभी लोग एबीसीडी ना गिनाओ, हमको बताओ संवर्धन का क्या होता है, वर्ड आप क्या समझते हो उससे? हाँ, आप संवर्धन से क्या समझते हो? संवर्धन का क्या मतलब है? संवर्धन का मतलब है कि अपने अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको दूर करना और अपने आप को और मजबूत करना। पहले से बिल्डिंग बनी है, प्लास्टर लगा है, मजबूती है, लेकिन ये प्लास्टर दरे दरे उखड़ रहा है, तो हम इसको संवर्धित कैसे करेंगे? इसको खलोर करके, हटा करके, मतलब उचाड़ करके फिर से नया सीमेंट और बालू ये सब लगा करके बढ़िया से प्लास्टर करवा देंगे, तो इसकी मजबूती क्या हो गई? बढ़ गई।
हमको बोलने आता है, आपको बोलने आता है, लेकिन हम अपने बोलने में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो गलतियां हैं, जो जो उसके बोलने का सही क्रम है, अगर हम इस कमियों को दूर कर लें तो हमारी वाक कौशल और क्या हो जाएगी, संवर्धित हो जाएगी। वास्तविक जीवन संदर्भों में जो संवहन कर करके बच्चा बोलने सीखता है, वो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा होता है, तो जो आसपास के वातावरण होते हैं उसमें बच्चा बोलने सीखता है। और वह संवर्धित कैसे करता है, संभाषण सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, संभाषण में जो आए हुए समस्त दोष होते हैं उन एक एक दोषों को धीरे 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 हटा देना, जो जो गलतियां करता है उसको कम कर देना, उसको सही कर देना ही क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, वहीं आपका वहीं क्या हो जाएगा, संवर्धन होगा। गद्य और पद, अब लो अब कल गद्य पद कराए थे, दूसरा आज ये कराओ दूसरा। ये बताओ आप लोग समझे संवर्धन क्या होता है, कई जगहों पे आएगा संवर्धन, संवर्धन कई जगहों पे आएगा। मतलब बच्चा जो है वास्तविक जीवन संदर्भ में तो वो कभी कभी बच्चा नहीं बोल पा रहा होता है, तो 4 से 10 बच्चों के बीच में खेलते खेलते उनके साथ में रहते रहते ये क्या कर लेता है, बोलने सीख लेता है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो बोल रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके का बोल रहा हो या उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो। तो वाक कौशल को संवर्धित करना मतलब और बेहतरीन करना, और बेहतरीन कैसे होगा, जब वो संभाषण करेगा, जब वो जितना अधिक बोलेगा बोलेगा और उसमें आई हुई कमियों को ध्यान देगा, कोई या तो उसको टोकेगा या बताएगा, और फिर अपने बोलने वाली कमियों को थोड़ा धीरे 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 दूर करेगा, तो उससे क्या होगा, संवर्धित होगा। हमारे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। बच्चे को बोलना ए हो सकता है, लेकिन संवर्धित करने के लिए सी सही होना चाहिए। अब आप प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। अब देखो यही है सही कंसेप्ट को डेवलप करना, मतलब हम सोचते 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 वहां तक समझ पाएंगे। कितना मेहनत लगता है विचारधारा को परिवर्तित करना, क्योंकि आप लोग कीवर्ड से टक से मार देते हैं। और मैं बताया था शुरुआती दिनों में कि जो यह कीवर्ड है उससे संस्कृत में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, अपने में इंप्रूव करना, अपने ज्ञान में और इंप्रूवमेंट लाना ही संवर्धन है। तो ज्ञान, अब हमको बोलने नहीं आता, हमको पढ़ने नहीं आता, अब बिल्कुल ना पढ़ने आए वो बात, और जो पढ़ता है लेकिन सही नहीं पढ़ पा रहा है, तमाम वो ड़ को ढ पढ़ दे रहा है या ड को ट पढ़ने लग रहा है, या कहीं कहीं वो कुछ अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, या फिर कहीं कहीं ये कहिए कि पढ़ते पढ़ते वह कहीं धीम कहीं तेज पढ़ रहा है, ये सब पढ़ने की कमियां हैं। उसको सही कर लेना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, मतलब उसको क्या क्या सुधार करना है। तो सुधार करना जो है वह बात संवर्धन है, और संस्कृत में कई जगहों पे आएगा, ध्यान देना। भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहा स्यात् यत्। अब यहां पर क्या बात कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, मूल जो यहाँ पेडागॉजी है ना, ये हमको लगता है कि टीचर पर आधारित ज्यादा क्वेश्चन है और बच्चों पर आधारित कम क्वेश्चन देते हैं। भाषा कक्षायाम, भाषा कक्षाओं में, भाषा आप देखो अंग्रेजी की, सॉरी, गणित की, विज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र, अन्य विषयों के लिए नहीं कर रहे हैं। भाषा कक्षा मतलब हिंदी या अंग्रेजी पढ़ा तो अंग्रेजी में, या मतलब बैठने का व्यवस्था। परिवर्तन सहा स्यात् यतः कर हैं, परिवर्तन मतलब परिवर्तन समझ रहे हो ना, इधर उधर करना, ठीक, एक दूसरे में। स्यात् माने होना चाहिए, यतः जब यहाँ पे, यतः यहाँ नीचे दिया क्या, तद अध्यापक उत्तरदायित्व अल्पी करोति, यह अध्यापक के उत्तरदायित्व को अल्पी माने थोड़ा करता है। अनुशासन पालने अध्यापकस्य सहाय्यम करोति, अनुशासन के पालन से, अनुशासन पालन में क्या होता है, अध्यापक की सहायता करता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। पौनः पुण्येन स्थान परिवर्तनाय छात्राणाम सहाय्यम करोति, कुछ जो बच्चे हैं उसमें स्थान परिवर्तन के लिए छात्रों की सहायता करता है। या युगल क्रियाम समूहिक क्रियाम च प्रोत्साहयति। अब इसमें बताओ कि जब हम आसन व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं तो उसमें कौन सा ज्यादा से, मतलब हम बच्चों को इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन किन उद्देश्य से करें, क्या हमारा दिमाग में टारगेट होना चाहिए, और क्यों हम कर रहे हैं ना, और यह कहां पर हेल्प करेगा। हालांकि यहाँ पर कीवर्ड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो करेक्ट तो कीवर्ड से हो जाएगा आपका ना। अच्छा, ज्यादा दिक्कत अगर होगी तो अभी हम सेशन को ऑफ करेंगे, कल से हम लोग मिलेंगे जब नए टाइम पर 1 बजे,
तब कल से और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन पे इसी जगह रोक देंगे। ध्यान से समझना थोड़ा, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुशासन पालन में छात्र देखो A2 तो वैसे ही कट गए। अनुशासन पालन में अध्यापक की सहायता करता है। एक तो काम कभी कभी हम लोग या आप लोग जब अध्यापक होते हो इसको प्रयोग करते हो, जब बच्चे फलनवा ढकनवा इनसे जो है वो झगड़ा कर रहा होता है तो फलाने को उठाई को इनकी जगह, इनकी उठा के इनकी जगह कर देते हैं। लेकिन हम कहे हैं ना कि बच्चे की गलतियों को आपको नहीं उभारना है, उसकी कमियों को नहीं देखना है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, ना ना ना। क्या है, युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहति, मतलब हम क्या करेंगे, एक अच्छा बच्चा उसके साथ में एक दो और लगा दिए, इनके साथ बैठाओ, इनको इनके साथ बैठाओ, फिर इनको इनके साथ, 4 दिन इनके साथ बैठाए, अब इनका क्रम तोड़ के फिर अरेंज कर दो, तो कुछ इसके साथ तो सीखेगा, फिर कुछ इसके साथ सीखेगा, कुछ इसके साथ। इसका अंग्रेजी नाम एक आया था पियर्स ग्रुप। क्या था, पियर्स ग्रुप। पियर्स ग्रुप का मतलब जहां भी अगर ऑप्शन आ जाए बच्चों का ग्रुप बनाना, और ऐसा ग्रुप जिसमें बच्चे सीख पाए। ठीक, सब वारों को एक कम नहीं कर देना है, ठीक है, सब खुरापातियों को एक कम नहीं कर देना है। तो ये जो पियर्स ग्रुप वाली बात आएगी उसके लिए तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बताए थे कि आपको लगेगा कि ये दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये टीचर पर आधारित ज्यादा क्वेश्चन करते हैं सीटेट संस्कृत में, अन्य विषय में नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत में। अनुशासन पालन में और अध्यापक की सहायता हम लोग तो देखते हैं जरूर करता है। जब बच्चा डिस्टर्ब करता है इधर करके उनका ग्रुप तोड़ो हटाओ, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम कल से वहां बैठोगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे अगर इधर उधर तुम करोगे तो, अब तुम यहीं बैठोगे, यहीं बैठो, यहीं, वो बार बार जाएगा फलाना जगह, बार बार जाएगा, नहीं नहीं तुम यहीं बैठो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव करना बात क्या है, पियर्स ग्रुप का निर्माण करना। ठीक, युगल क्रियाम समूह क्रिया जो भी होती है समूह बना करके उसमें प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इन लोगों का जो है ये लोग खुद अपने से ग्रुप बना के कुछ सीखने लगे। तो आज बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरे यहाँ तो सब कुछ सही जा रहा है बेटा, कह रहे हो बफरिंग कर रहा है, मेरे यहाँ सब कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल अच्छा है। बहुत देर तक आप लोग समझने के लिए अभी तैयार नहीं है ना, तो आप लोगों को यह डिस्कशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और हम आगे कोशिश करेंगे कि और सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के नेचर से आप लोगों को परिचित जरूर कराऊं, ताकि आप लोग उसको समझें, उसके गहराई तक उतरें, समझें और अपने प्रश्नों को संस्कृत के लिए कम से कम रेडी रखें। क्या हाथ का उठा रहे हो, हाथ उठाने का क्या मतलब, बिरादरीवाद जिंदाबाद कर रहे हो, नारायण श्री हरि। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन समझिए जरूर, मैं यही कहूंगा कि समझो, आयुष्मान हो बेटा, कल्याण मस्तु, समझिए हर एक क्वेश्चन को। अगर समझ जाओगे, अगर 100-150 क्वेश्चन को समझ लिए ना, धुआंधार क्वेश्चन करोगे बेटा, धुआंधार करोगे। क्योंकि अभी तक हमें देखे हैं कि एक बच्चा था अविनाश, ऐसा कुछ नाम है, इतना प्रैक्टिस कर लिया था, एक प्रमिता मीणा, ये लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते थे इतना, और एक और निधि गोस्वामी ऐसा कुछ करके नाम था कुछ बच्चों का, वो लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते थे, इतना प्रैक्टिस कर लेते थे, इतना समझ लेते थे कि हाँ फिर गलत नहीं होता था, तर्क भी देते थे, अच्छा तर्क भी देते थे। ठीक है, और ऐसा कीजिए कि आप सभी लोगों का नाम आए। ठीक है, आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु, दिग्विजयी भव। कल से जो है हम लोग 1 बजे मिलेंगे ना, कल से समय चेंज किया गया है, कल से 1 बजे हम लोग मिलेंगे। नारायण श्री हरि। चलिए सभी लोग लाइक